नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात फिर मुंबई से सटे पुणे की एक हैरान कर देने वाली मर्डर केस की बात करेंगे। भाग्यश्री सूद मर्डर केस। ये अपने आप में एक खौफनाक मर्डर केस है। हालिया दिनों के मामले में हालिया दिनों में कई मामले हुए। श्रद्धा वालकर का केस आपने देखा, मनोज साने का केस देखा। उसके बाद 2024 में ये सबसे खतरनाक केस हो सकता है मुंबई पुणे का। और इस केस में क्या हुआ, आइए सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूं। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 3 महीने पहले। मार्च महीना था, मार्च का एंडिंग महीना था, यानी तारीख थी 30 मार्च। 30 मार्च 2024 को पुणे में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनकी एक बेटी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में। ये आराम से खुशहाली से, पिता पूर्व सरपंच रह चुके हैं, अच्छा खासा दबदबा है, परिवार में सब कुछ है, अच्छी खासी फैमिली। उनकी लड़की 30 मार्च को रात को, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, और रात को मॉल के लिए निकलती है। पहले तो वो दोस्तों को यानी बोलती है कि मैं दोस्तों के यहाँ जा रही हूँ, जन्मदिन यानी बर्थडे की पार्टी, वहां पर जाऊंगी। लेकिन वो बर्थडे पार्टी की जगह मॉल में जाती है। मॉल में कुछ खरीदती है, क्या पता बर्थडे के लिए सामान या कुछ लेने गई हो। वहां पर जैसे ही जाती है, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है। परिवार वालों को तो 1-2 घंटे बाद जब परिवार वाले खोजने लगे, जब लड़की घर नहीं आई, भाग्यश्री सूद वो घर नहीं आई, तो परिवार वाले खोजने लगे। आपको बता दें 22 साल की भाग्यश्री उस रात लापता हो गई। वो कहाँ गई, बर्थडे पार्टी बोलकर वो लड़की कहाँ चली गई, परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परिवार वाले सोचे बर्थडे में गई है, लेट आएगी, लेकिन उसके बाद जब फोन लगाने लगे तो फोन बंद आने लगा। परिवार वाले दोस्तों से संपर्क किए, दोस्तों से जगह जगह पूछताछ किए, पता करने की कोशिश की कि भाग्यश्री कहाँ है, वो कहाँ पर गई है या किसके साथ है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे रात बीत गई, सुबह हो गया, भाग्यश्री घर नहीं लौटी। परिवार वालों में टेंशन अलग। और ये परिवार लातूर का रहने वाला था, महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर, वहां का रहने वाला है। तो परिवार ने वहां पर भी संपर्क कर लिया कि कहीं गांव में या कहीं पहुंचे तो वेट कर ले। इन लोगों ने लगभग 1.5 से 2 दिन तक खोजा, लेकिन भाग्यश्री सूद का कुछ पता नहीं चला। अब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज था। अब पुलिस ने क्या किया, 2 अप्रैल का दिन आ गया। 30 मार्च को रात को गायब हुई भाग्यश्री 2 अप्रैल तक नहीं मिली। लेकिन दोपहर के समय, दोपहर को 2 अप्रैल को एक फोन आता है, वो भी भाग्यश्री की मोबाइल से फोन आता है। यानी पिता के मोबाइल नंबर पे, मोबाइल फोन में भाग्यश्री का कॉल आता दिखता है। तो पिता और परिवार वाले खुश हो जाते हैं कि भाग्यश्री कॉल की। लेकिन जैसे ही कॉल कट जाता है, उसके बाद एक मैसेज आता है, भाग्यश्री का मैसेज होता है। और उस मैसेज में लिखा था, आप लोगों को बताता हूं, अल्लाह हाफिज। सूद परिवार भाग्यश्री को ढूंढना बंद कर दे, ये उस मैसेज में लिखा था। और 9 लाख रुपए हमें दे दे, वरना हम भाग्यश्री के टुकड़े टुकड़े करके उनके पैतृक गांव जो है लातूर के अंदर, वहां पर फेंक देंगे। ये किडनैपर्स ने मैसेज किया। अब परिवार ये मैसेज देखकर सदमे में आ गया। और साथ में मैसेज में भी लिखा था कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वही टुकड़े टुकड़े करके पैतृक गांव में भेज देंगे। परिवार डर गया, लेकिन परिवार के पास अब पुलिस के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था। परिवार ने पुलिस और क्राइम ब्रांच को ये पूरी मामला या ये पूरी बात बताई। उसके बाद पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने पैरेलल जांच शुरू की। जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे, वो मनोज पाटिल, उन्होंने बताया कि अब पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पैरेलल जांच कर रही थी। अब इस केस में सबसे जरूरी था भाग्यश्री के बारे में पता लगाना। क्या भाग्यश्री 2 अप्रैल तक जिंदा थी, या भाग्यश्री के साथ क्या हुआ, या क्या जब किडनैपर्स फोन किए तो क्या भाग्यश्री जिंदा है। इस बात की गारंटी क्या है कि किडनैपर्स ने भाग्यश्री को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने पूरी टीमों को लगाया, कई टीमें बनाई गई। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया, फोन कहां से आया था, तो पता चला फोन मुंबई से आया था। फिर उस कॉल की सारी डिटेल निकाली गई, तो पता चला
कि ये लोग लातूर गए थे, लातूर से फिर रायगढ़ गए, रायगढ़ से फिर रायगढ़ के खोपोली से फिर मुंबई आए और एक अपराधी पुणे भी गया। पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया, जगह जगह पुलिस की कई टीमें इस केस में काम करने लगी। फिर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, लोकेशन ट्रेस किया। लेकिन लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस ने इस बीच क्या क्या किया, इन लोगों को कैसे अरेस्ट करने की कोशिश की, ये कहानी आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ कि इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, शिवम फुलावले और सुरेश इंदुरे और सागर जाधव को। इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इन तीनों से पुलिस पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि जो भाग्यश्री सूद है उसका इन लोगों ने मर्डर कर दिया, यानी मार दिया है। अब बॉडी कहाँ है, बॉडी के बारे में लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। आइए अब पूरी कहानी बताता हूं कि इन लोगों ने भाग्यश्री को कैसे किडनैप किया, कैसे और कहां ठिकाने लगाया, इनका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, चाहते क्या थे। इन लोगों ने मॉल से पहले तो इन तीनों ने क्या किया कि एक कार ली, भाड़े पर एक कार ली। कार से भाग्यश्री को उस पुणे का एक इलाका है विमान नगर इलाका, उस इलाके से किडनैप किया। किडनैप करने के बाद कार में रखा, कार में भाग्यश्री को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन भाग्यश्री चुप नहीं रही थी। इन लोगों ने उसका मुंह दबाया चुप रहने के लिए, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। उन लोगों ने उसके मुंह पर और नाक पर टेप लगा दिया। टेप लगाने के बाद धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो गई, सांस फूलने लगी। उसके बाद भी वो चिल्लाने और अपने विरोध करने की कोशिश कर रही थी, तो इन लोगों ने मुंह दबा दिया और उसी रात उसी कार के अंदर भाग्यश्री सूद की मौत हो गई। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो शिवम फुलावले है वो भाग्यश्री का फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, और ये लोग एक ही जिले के हैं, लातूर जिले के जहाँ रहते हैं वहाँ के हैं, और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, तो अच्छे खासे जानते हैं। अब ये लोग क्या किए, तुरंत अहमदनगर गए। अहमदनगर में ये लोग क्या किए, वहां पर गड्ढा खोद कर रखे थे बॉडी को दफन करने के लिए, यानी ठिकाने लगाने की। और ये लोग अपने साथ पेट्रोल भी लेके गए थे। पहले तो ये लोगों ने बॉडी को जलाया, फिर अधजली बॉडी इन लोगों ने क्या किया, जब आधी बॉडी जल गई तो इन लोगों ने गड्ढे में डालकर तोप कर चले गए। ये लोगों ने अहमदनगर के कमर गांव के अंदर बॉडी को दफनाया। फिर पुलिस की टीम वहां पर गई और बॉडी को निकाली। इन लोगों की निशानदेही पर वहां से बॉडी को पुलिस ने कई टीमें खुदाई की और उस बॉडी को निकाला, और बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका था। कपड़े जल चुके थे या कपड़े पुलिस के हाथ लगे नहीं, जो जेवरात थे, जो भी चीजें थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब जेवरात थे जो नाक के कान के, उन लोगों ने क्या किया अभी तो आगे आप लोगों को बताता हूँ। अब पुलिस को एविडेंस के रूप में कुछ नहीं मिला। अब ये बॉडी किसकी है पहचानना भी मुश्किल है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा, यानी डीएनए टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि बॉडी किसकी है। और बॉडी तो इन लोग बता रहे हैं तो बॉडी तो भाग्यश्री की कंफर्म हो गई, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म करना भी जरूरी है पुलिस को। अब पुलिस की टीम इन लोगों को तो गिरफ्तार कर ली, लेकिन इन लोगों का मकसद क्या था। पुलिस जब इनसे मकसद पूछती है तो ये लोग बताते हैं कि जो शिवम है वो शेयर मार्केट में वो काफ़ी पैसे गंवा चुका है, काफ़ी पैसे लॉस हो चुके हैं उसके। और उसके बाद इसके जो 2 दोस्त हैं सुरेश और सागर, ये लोग रमी में बहुत पैसे हार गए। अब इन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। अब पैसे की ज़रूरत के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की सोची कि अगर हम भाग्यश्री सूद को किडनैप करते हैं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे हमें। ये लोग ने नया ये पैतरा चला। अब इन लोगों ने भाग्यश्री को किडनैप किया, लेकिन जो प्लान था इनका वो सफल नहीं हुआ। लेकिन प्लान जरूर था इनका मारने का, मार के दफनाने का, क्योंकि ये पूरे प्लानिंग करके गए थे। ये कोई इंसिडेंटली अचानक नहीं हुआ कि इन लोग का मारने का मकसद नहीं था सिर्फ पैसे, क्योंकि गड्ढा खोद कर रखना, साथ में फावड़ा, साथ में पेट्रोल रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये बताता है कि ये लोग चाहते थे कि ऐसा हो, ये अनजाने में नहीं हुआ। पुलिस की टीम अब इस केस में जो एविडेंस के रूप में जो जेवरात थे, जो भाग्यश्री पहरी थी चीज़ें, रिंग हुआ और नाक का कान का, ये लोग ने क्या किया कि उसे भी मुंबई के एक मार्केट में बेच दिया। मुंबई के एक मार्केट में बेचने के बाद पुलिस को ना जेवरात मिले थे, फिर कपड़े जो थे, अब कपड़े का क्या किया, कपड़े अब शायद जल गए होंगे बॉडी के साथ जब जला रहे थे लोग। अब उसके बाद पुलिस को कोई चीज़ें नहीं मिली। पुलिस ने कहीं से भी जो सीसीटीवी है जहाँ से किडनैप किए, जगह जगह से जमा किया एविडेंस, और
अब पुलिस कोशिश कर रही है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुंबई की एक वकील है उनसे भी बात की जा रही है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा कैसे मिले। ये अपने आप पे बहुत बड़ा केस है, लेकिन इस केस में कई खुलासे अभी होने बाकी हैं। ये जो बात मैं अभी बता रहा हूँ यह काफ़ी अधूरी बात है। एविडेंस के रूप में पुलिस ने क्या क्या कलेक्ट किया। उज्जवल निकम जो बीजेपी के टिकट से इस बार चुनाव भी लड़े थे, बीजेपी शिवसेना गठबंधन की तरफ से एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र में लोकसभा का, उनसे वो वकील से काफ़ी बात की जा रही है। काफ़ी बड़े एडवोकेट हैं कि इन लोगों को ज़्यादा सजा कैसे मिलेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप भी जरूर बताइए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।